पिछले क्लास में हमने बताया था क्या, फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, दैट मीन्स इन फंक्शनल डिपेंडेंसी any attributes are dependent of same table another attribute which represent by x tends to y where x and y both are attributes. X is called determinant and y is called dependent. ठीक है, तो ये सारा पढ़ा था। अब प्रॉब्लम होगा तो एक बार फिर से हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अब नोट्स भी बना दिए हैं तो उस चीज को ये समझ लीजिएगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इस टेबल के साथ है। अब हमने बताया था, एक बार और समझ लेंगे हम लोग। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ए constraint that specify the relationship between two sets of attribute where one set can accurately determine the value of other set. It is denoted by x tends to y। और x और y दोनों यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं एक ही टेबल का, एक ही रिलेशन का, जिसको हम लोग कह सकते हैं y is dependent on x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि x को हम लोग कह सकते हैं डिटरमिनांट एंड y को कह सकते हैं डिपेंडेंट। यानी कि y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर डिपेंड कर रहा है। x और y दोनों एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो ये मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि ये होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी एक रिलेशन के अंदर। क्लियर है। अब इस टेबल में अगर हम लोग देखें तो इस टेबल में आपका रोल नंबर पर डिपेंडेंट है नेम, है ना, रोल नंबर पर डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट नेम, रोल नंबर पर डिपेंडेंट है आपका डिपार्टमेंट बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम लोग को देखा जाए तो रोल नंबर की एट्रीब्यूट यहाँ होगा और बाकी सब क्या होगा, नॉन की होगा। तो हर एक नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होता ही है, क्योंकि हम लोग कोई भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे की एट्रीब्यूट के थ्रू। की एट्रीब्यूट पर तो सब डिपेंडेंट होगा। किसी से अगर आइडेंटिफाई कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम लोग की पर जाएंगे। जैसे हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि A4 बिल्डिंग डिपार्टमेंट ये किसका है, क्योंकि A4 इसका भी है, A4 इसका भी है, तो ऑब्वियसली उसका हम लोग क्या पता करेंगे, की में आएंगे। ठीक है, तो की पर तो सारा डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट बिल्डिंग इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट नेम। इज इट राइट? डिपार्टमेंट बिल्डिंग यहाँ डिपार्टमेंट नेम पर डिपेंडेंट है। यस सर। है ना, डिपार्टमेंट बिल्डिंग है, A4 है, यानी किसका नाम है A4, ये सीओ का है। यानी जहां जहां सीओ है वहां वहां क्या है, A4 है। A4 है। जहां IT है वहां A3 है, जहां EC है वहां B2 है ना, जहां EC और ME है वहां पर क्या है, B2 है। तो यहां पर देखा जाए तो डिपार्टमेंट बिल्डिंग डिपेंड कर रहा है किस पे, डिपार्टमेंट नेम पर। तो ये एक तरह से हम लोग निकालते हैं डिपेंडेंसी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या आप कह सकते हैं कि रोल नंबर नेम डिपेंडेंट ऑन, रोल नंबर डिपेंडेंट ऑन नेम, ये डिपेंडेंसी है? ये सही है या गलत है? गलत है सर। गलत है। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि कौन किस पे आपको डिपेंडेंट है, तो इसको कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर इस टेबल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ मैंने दिया हुआ है, इस एक एक पॉइंट को आप देखेंगे और समझेंगे। हमने पहले ही बताया था कि ये सारा एट्रीब्यूट जो बाकी का नॉन की एट्रीब्यूट है, नेम, डिपार्टमेंट बिल्डिंग, वो सारा आपको डिपेंडेंट है किस पे, रोल नंबर पर है ना। यानी रोल नंबर यहाँ पर डिटरमाइन कर रहा है सारे अदर
एट्रीब्यूट्स को। क्लियर है? फिर देखा जाए तो डिपार्टमेंट नेम ऑब्वियसली डिपेंडेंट है रोल नंबर पर, ये भी सही है। ठीक है। डिपार्टमेंट बिल्डिंग, अभी हमने बोला डिपार्टमेंट बिल्डिंग यानी कि ये डिपार्टमेंट के बिल्डिंग डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट नेम पर। तो यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? डिपेंडेंसी देख रहे हैं कि कौन किस पे आपको डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सारा आप समझ गए। अब यहाँ पर है कुछ इनवैलिड हो सकता है, जैसे क्या डिपार्टमेंट नेम डिपेंडेंट है नेम पर? क्या डिपार्टमेंट नेम डिपेंडेंट है नेम पर? नो नहीं, सर। वो होगा तो किस पर होगा? रोल रोल नंबर। नंबर। रोल नंबर से डिटरमाइन करेंगे। तो ये कुछ इनवैलिड आपको सिनेरियो मैं यहाँ पर दे रहा हूं, जैसे डिपार्टमेंट नेम डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट बिल्डिंग पर, ये भी गलत है। डिपार्टमेंट बिल्डिंग डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट नेम पर, न कि डिपार्टमेंट नेम डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट बिल्डिंग पर। डिपार्टमेंट। तो ये भी आपका क्या होगा? गलत होगा। तो ये सब कुछ इनवैलिड है। जैसे आप कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सिंगल सिंगल ही डिपेंडेंसी हो, मल्टीपल रो के कलेक्शन, मल्टीपल कॉलम के कलेक्शन भी मल्टीपल रो के कलेक्शन पर क्या करेगा? डिपेंडेंट करेगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो रोल नंबर और एक साथ दिया हुआ नेम और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, और फिर है रोल नंबर और डिपार्टमेंट बिल्डिंग। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में रोल नंबर है। तो रोल नंबर तो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये की एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट है। तो प्राइम एट्रीब्यूट किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो तो अपने आप में यूनिक होता है। पता है कि वो वैल्यू और किसी को प्रोवाइड नहीं किया गया होगा, वो रोल नंबर किसी और को प्रोवाइड नहीं किया होगा। तो कभी भी प्राइम एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो नहीं। ये सब था आपको इनवैलिड। अब आपको इसमें मैंने बताया था, है ना, इस नोट्स को आप सारे लोग लिख लेंगे, सेंड कर देंगे आज इसमें आपको अच्छा से। अब है कुछ प्रॉपर्टीज है फंक्शनल डिपेंडेंसी का। ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, चारों प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, फिर से चीजों को समझेंगे। स्ट्राइक 4 प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स। ठीक है, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, इसमें है y is a subset of x, then x tends to y hold by reflexivity। यानी कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कहने का मतलब क्या है कि सबसेट भी हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस टेबल में, ठीक है, रोल नंबर और नेम पर डिपेंडेंट नेम हो सकता है। सबसेट कहने का मतलब क्या है? मैंने बताया था कि रोल नंबर और नेम ऐसे सेट भी बना सकते हो। डिपेंडेंट क्या है? नेम। तो एक तरह से इसमें क्या है? सबसेट है। नेम क्या है? इसका सबसेट है रोल नंबर और नेम का। तो नेम डिपेंडेंट होगा रोल नंबर और नेम पर। इसी बात को यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यही बात है। y इज ए सबसेट ऑफ x। अगर y x का सबसेट है तो y डिपेंडेंट है किस पे? x पर डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली y यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y यहाँ पर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y नेम सबसेट है अगर रोल नंबर नेम का, तो नेम हमेशा डिपेंडेंट होगा रोल नंबर और नेम पर। ठीक है, तो यही चीज कर रहा है। तो ये आ गया आपको रिफ्लेक्सिविटी पर। नेक्स्ट है ऑग्यूमेंटेशन। ऑग्यूमेंटेशन में क्या है? x टेंड्स टू y, यानी कि y डिपेंडेंट है x पर, देन xz डिपेंडेंट टू yz इज ऑल्सो वैलिड। इसको हम लोग कहते हैं ऑगमेंटेशन रूल। अब इसमें आप देखेंगे एज पर रूल कि अगर रोल नंबर और सपोज कोई स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम दोनों इस तरह रिप्रेजेंट होते हैं, यानी नेम डिपेंडेंट है रोल नंबर पर,
तो क्या अगर मैं एक, यानी कि ये आपको क्या है, y है और ये x है, अगर मैं इसमें z कर दूं मोबाइल नंबर, ठीक है, तो आपको यहां पर भी हो जाएगा क्या, मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर। तो ये भी तरीका सही है, नेम मोबाइल नंबर इज डिपेंडेंट और रोल नंबर मोबाइल नंबर, है ना। जो एट्रीब्यूट्स आप इसमें ऐड करेंगे वही एट्रीब्यूट्स इसमें भी ऐड होगा, तो डिपेंडेंसी आपका क्या रहेगा, बरकरार रहेगा, उसमें डिपेंडेंसी में कोई फॉल्ट नहीं आएगा। तो इस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी में इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑग्यूमेंटेशन। तो यहां पर आप देखिए वही चीज है कि आपका एक्स वाई देन एक्स जेड एंड वाई जेड ऑल्सो वैलिड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रोल नंबर नेम है ना, और डिपार्टमेंट बिल्डिंग है, और इसमें आपको आ गया ये एक्स है और यहाँ पर क्या है, वाई है। यहाँ पर क्या जुटा आपको, डिपार्टमेंट नेम जुटा, तो इसमें भी क्या आपको जुटा, डिपार्टमेंट नेम, यानी कि दोनों क्या है, वैलिड है। क्लियर है। यस सर। अगला है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी तो कल भी डिस्कस किए थे कि x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू z, देन x टेंड्स टू z ऑल्सो वैलिड, ये बताए थे, ट्रांजिटिव ब्रदर वाला एग्जांपल दिए थे। तो ये हो गया ट्रांजिटिविटी रूल। इसमें आप देखिए रोल नंबर पर डिपार्टमेंट नेम है और डिपार्टमेंट नंबर पर डिपार्टमेंट बिल्डिंग है। इस केस में रोल नंबर पर डिपार्टमेंट नेम है और डिपार्टमेंट नेम पर डिपार्टमेंट बिल्डिंग है, तो एक तरह से रोल नंबर और डिपार्टमेंट बिल्डिंग एक दूसरे से क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। तो ये आपको सर्टेन रूल्स है जो आप हम लोग कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स या प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लियर है। किसी भी रूल में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछेंगे, समझ रहे हैं। अब है, हाँ श्रीकांत रेज द हैंड, श्रीकांत अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो। सर अगला बार भी पूछे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो इसमें हम आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, ये है ना रूल। चलिए यहां तक अभी तक जो बोले फिर से वो चीज आपको समझ में आया। यस सर। ठीक है। अब है नेक्स्ट, हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसमें हम लोग 4 टाइप बेसिकली पढ़ा था, और भी कुछ टाइप्स होते हैं उसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन में देखेंगे। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यूड एंड ट्रांजिटिव। ये दोनों में आपको समझना है, तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देंगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। आइए, ट्रिवियल में हमने क्या बोला था, किसी को याद है ट्रिवियल में? यस सर। ट्रिवियल में बोला था कि अगर x टेंड्स टू y है तो y इज सबसेट ऑफ x, तभी होगा, है ना। यानी कि क्या ट्रिवियल में ये आएगा, मैं आपसे खुद एक लिखता हूं, रोल नंबर टेंड्स टू नेम, क्या ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है? नो सर। नो, क्योंकि है सर। कैसे है बताओ। नहीं सॉरी सर, नहीं है। नो सर, नो सर, नहीं है। ये कह रहा नहीं है है सर। सबसेट ऑफ डिटर्मिनेंट, यहाँ पर डिटर्मिनेंट कौन है बताओ, रोल नंबर और नेम में डिटर्मिनेंट कौन है? रोल नंबर। रोल नंबर है और ये डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट इसका सबसेट होना चाहिए। तो ये रोल नंबर अलग है, नेम अलग है, ये नॉन ट्रिवियल में आता है। ये किस में आता है? नॉन ट्रिवियल में। नॉन ट्रिवियल। ठीक है, तो ट्रिवियल में आपको आ जाएगा रोल नंबर नेम पर डिपेंडेंट नेम, इस तरह आपको बताना चाहिए, ऑब्वियसली होगा। नेम आपका डिपेंडेंट है रोल नंबर नेम पर, तो नेम इज द सबसेट ऑफ दैट, इसका सबसेट है। सिमिलरली पिछले क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि रोल नंबर डिपेंडेंट और रोल नंबर, अगर हम कहते हैं कि रोल नंबर किस पे डिपेंडेंट है तो आप क्या बोलिएगा? रोल नंबर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि रोल नंबर प्राइम की है, की एट्रीब्यूट्स है, प्राइम की कह लूंगा, मेन एट्रीब्यूट्स है, की एट्रीब्यूट्स है, तो रोल नंबर पर ही डिपेंडेंट है। तो ये भी आ जाएगा आपको ट्रिवियल में, और भी सबसेट है, एक्स का सबसेट है, दोनों में सेम है, तो किसी किसी को भी सबसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर
रोल नंबर पर है, तो ये आपको आ गया ट्रिवियल में, इसमें कोई समस्या नहीं है। सबसेट वाला रूल से आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि क्या है आपको ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं और ये होता है नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल के लिए सबसेट वाला रूल फॉलो नहीं करना है। इन नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी द डिपेंडेंट दैट मींस y is strictly not a subset of determinant, यानी कि वो सबसेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो आपको जानते हैं कि नेम, रोल नंबर, ऑब्वियसली ये नॉन ट्रिवियल में आ जाएगा, सबसे ज्यादा फॉलो होता है नॉन ट्रिवियल। रोल नंबर नेम पर एज आ जा रहा है, ठीक है, रोल नंबर नेम एज ऑल्सो इसका सबसेट नहीं है। रोल नंबर पर एज आ जाएगा, ठीक है, वो भी हो सकता है, रोल नंबर पर एज आ जाएगा। यानी कि इसमें डिपेंडेंसी आपको पता चल रहा है, जो वैलिड डिपेंडेंसी है वो देखना है। तो रोल नंबर पर आपका एज भी आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, नॉन ट्रिवियल, यानी कि सबसेट नहीं। और इसमें बताए थे दूसरा रूल क्या होगा ना, होना चाहिए कि x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5 5, यानी कि नल होना चाहिए। तो ये भी आप लिख सकते हैं रूल में। तो ये आपका हो गया नॉन ट्रिवियल। अब आते हैं मल्टी वैल्यूड और ट्रांजिटिव पर। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं ट्रांजिटिव, ठीक है ना, मल्टी वैल्यूड से पहले ट्रांजिटिव आप समझिएगा। ट्रांजिटिव में मैंने बताया था, सिंपल है, अभी रूल भी बताया आपको, ट्रांजिटिविटी यानी कि ये आप समझिएगा, A tends to B and B tends to A, then directly A tends to C। एक्सियम ट्रांजिटिविटी ये बताए थे, एक्सियम ट्रांजिटिविटी अभी बताए, तो उसके अनुसार ये होगा, ये है मल्टी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। अब यहां पर इस सिचुएशन में देखा जाए तो इनरोलमेंट नंबर पर डिपेंडेंट है कौन, डेप्थ, ठीक है, और डेप्थ पर डिपेंडेंट क्या है, बिल्डिंग नंबर। क्या है, बिल्डिंग नंबर। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए कि 4 बिल्डिंग नंबर उसी का है, किस डिपार्टमेंट का बिल्डिंग नंबर 4 दे दिया गया है। अगर कोई CO। कहेगा कि बिल्डिंग नंबर 4 में जाना है, यानी कि सीओ डिपार्टमेंट में हो जाएगा। बिल्डिंग नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जाएगा। बिल्डिंग नंबर 1 है तो आईटी डिपार्टमेंट में जाएगा। बिल्डिंग नंबर 2 है, भले 2 दो बार आया क्योंकि ये दोनों का सेम बिल्डिंग में ये दोनों पर्सन है, तो जहां पर भी 2 है वहां पर क्या है, ईसी है। यानी कि कह सकते हैं कि बिल्डिंग नंबर डिपेंडेंट ऑन डेप्थ, है कि नहीं इसमें। तो यहां पर आपको ये भी हो सकता है कि इनरोल नंबर डिपेंडेंट, बिल्डिंग नंबर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इनरोल नंबर। ये भी बोल सकते हैं कि 4 नंबर बिल्डिंग किसका है, तो 42 का, 42 में काम करता है। 4 नंबर बिल्डिंग में कौन कौन काम करता है, कौन काम करता है, तो 42, और भी 42 हो सकते, और भी लोग हो सकते थे, बट यहाँ पर ये है। तो यही चीज हमने बताया था। क्या इसमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम है, नो सर। ट्रांजिटिव चीजों को समझ रहे हैं, सर यस ठीक सर। है। यस सर, समझ गए सर। चलिए अब आते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में, ठीक है, पीछे है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। देखिए सबसे पहले तो ट्रांजिटिव में समझिएगा, एकदम क्लैरिटी है, ए बी बी सी, इसको मल्टी वैल्यूड से अलग रखिएगा। ए बी जहां कॉमन है बी बी, तो डायरेक्टली ए एंड सी होगा, क्लियर है। अब हम लोग आएंगे और हम लोग आते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी पर। इसमें ठीक है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहने का मतलब ये थोड़ा सा टेबल हमने चेंज कर दिया है। ये टेबल पर हम लोग अच्छा से नहीं समझ पाएंगे, हम लोग इस टेबल पर आते हैं, जो टेबल हम लोग पिछले दिन हम लोगों ने बनाया था, उस टेबल पर हम लोग समझते हैं, उस पर ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो शायद वो सेव होगा टेबल ईज, इस टेबल में आप आए। इस टेबल में कह रहा है कि एक एट्रीब्यूट
एट द सेम टाइम एक से ज्यादा पर डिपेंडेंट हो रहा है। दोनों में अब कंपेयर करेंगे आप, मल्टी वैल्यूड और ट्रांजिटिव में। ठीक है, मल्टी वैल्यूड में कह रहा था, ट्रांजिटिव में कह रहा था कि ट्रांजिटिव में है कि इस तरह का है कि ये डिपेंडेंट है इस पे, फिर इस पे डिपेंडेंट है कोई और। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बी जो है को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों चाहिए, ए भी चाहिए और सी भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग अलग चीज है ना। बी जो है सिंपली आप देखिए, क्या बी डिपेंडेंट है सी पर? इस केस में आओ, क्या बी डिपेंडेंट है सी पर? नो सर। नहीं ना, Yes. बी डिपेंडेंट है किस पर? ए पर। पर ए पर। और सी डिपेंडेंट है, बिल्डिंग नंबर डिपेंडेंट है इस पर, ना कि ये डिपेंडेंट है इस पे। यहां के केस में मल्टी वैल्यूड क्या है कि ये डिपेंडेंट दोनों पर है। मल्टी वैल्यूड कहने के मतलब कि वो एक से एट द सेम टाइम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है, ये हो गया मल्टी वैल्यूड। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप देखें तो आप इसको है क्या कि अगर मैंने पिछले क्लास में बताया था कुछ इस तरह के टेबल आपको उस तरह के डिजाइन करना पड़ेगा कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट जैसे एक्स प्रोजेक्ट और एक्स प्रोजेक्ट है ना, दो दो एक्स प्रोजेक्ट है ना, और एक्स प्रोजेक्ट पर विनीत भी काम कर रहा है, अमित भी काम कर रहा है, तो किसका वाला एक्स प्रोजेक्ट? तो विनीत एक्स के अलावे विनीत जेड भी कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि एक्स वो विनीत को जाता है, बट विनीत उस विनीत को जाता है और जो किसके अंदर काम कर रहे हैं? रीचा के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि रीचा दूसरे प्रोजेक्ट भी देख रहे हैं वाई। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को दोनों एट्रीब्यूट यानी कि नेम और कोऑर्डिनेटर दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी ये आइडेंटिफाई हो रहा है। यानी कि एट द सेम टाइम ये दो एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। डिपेंडेंसी का मतलब होता है आइडेंटिफाई करने के लिए ना। क्यों सब की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होता है नॉन की? क्योंकि नॉन की के थ्रू हम लोग किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि वो आइडेंटिफाई हो रहा है किसी दूसरे से मेनली। यहां पर भी आप देखो तो कह रहे हैं कि बिल्डिंग नंबर पर डिपेंडेंट है डेप्थ, बिल्डिंग नंबर डिपेंडेंट है डेप्थ पर, तो ये चार आइडेंटिफाई हो रहा है कि चार नंबर है इसका, तो सीओ डिपार्टमेंट का नंबर 4 है, कुछ तो आइडेंटिफाई हो रहा है। तो यहां पर यही मल्टी वैल्यूड में होगा कि एक से ज्यादा वैल्यू उसको चाहिए, वैल्यू यानी कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट चाहिए सेम टाइम, एट द सेम टाइम डिपेंडेंसी के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर है? यस सर। तो इसको आप बना लीजिएगा, हम इसको शेयर आपको कर देंगे नोट्स को, और आप ये डिपेंडेंसी बना लेंगे। सर और एक बार कुछ फिर से टेबल पे जाइए तो पीछे वाले टेबल पे। में इसमें सर इस पे मतलब प्रोजेक्ट पर नेम और कोऑर्डिनेटर डिपेंडेंट है ना? प्रोजेक्ट पर नेम और कोऑर्डिनेटर नहीं, प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, नेम और कोऑर्डिनेटर नहीं, प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है दोनों पे। नेम और कोऑर्डिनेटर पर, यानी कि प्रोजेक्ट इज डिपेंडेंट एंड नेम एंड कोऑर्डिनेटर इज डिटरमिनेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट सर पर यानी अब कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, ये प्रोजेक्ट है मेरे पास, कोई मान लीजिए बुक है, प्रोजेक्ट है, कौन कर रहा है? तो अब हमको पता करना है कि ये प्रोजेक्ट अमित कर रहा है। अब ये प्रोजेक्ट अमित के अलावा और लोग कर रहा है, तो कैसे पता करेंगे कि ये प्रोजेक्ट अमित कर रहा है? तो फिर अब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को पता करेंगे कि वो ऐसे अमित प्रोजेक्ट जो इनके द्वारा किया जा रहा है और इनका कोऑर्डिनेटर ये है, तब वो एकदम से आइडेंटिफाई हो रहा है ना, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है और एक पर्सन एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस चलते हाँ मैं कहते बाडी ठीक पापा है, है। साहिल कुमार म्यूट करो, साहिल कुमार म्यूट करो, बीच क्लास में अनवांटेड तरीके से इस तरह मत करो।
चलिए, तो ये हो गया आपको। अब यहाँ पर इस चीज को समझ लेंगे। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है और इसको ये कर लेंगे। और अब हमको एक आता है, हम लोग के लास्ट में एक चैप्टर आता है जो थ्योरी का सब लास्ट चैप्टर है, वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। और नॉर्मलाइजेशन हम लोग जब करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में आपको दोनों चीजों का यूज होगा। पहला आपको की के बारे में और दूसरा आपको डिपेंडेंसी के बारे में। और दोनों चीजें आपको क्लियर है कि क्या होता है की और क्या डिपेंडेंसी भी आपको क्लियर हो सर ये जाएगा। सेकंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर कहने का मतलब, हाँ आरडीबीएमएस में है। चैप्टर मत कह लो या यूनिट कह लो, यूनिट वाइज है ना। जैसे मैं अगर सिलेबस निकालूं तो सिलेबस एक बार देख लो, यूनिट कह लो कि थ्योरी का 2 यूनिट है ना हम लोग के पास, तो उसको आप यूनिट कह लो एक तरह से। ये हो गया आपको इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूनिट। ये देखिए, तो ये यूनिट 2 कह लो। क्या कह लो? यूनिट 2। ये तो काफी सिंपल है। डीबीएमएस वर्सेस फाइल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीबीएमएस हो गया, 3 व्यू स्कीमा हो गया, डीडीएल डीएमएल आपको इसमें बताएंगे, एसक्यूएल इसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद टाइप समझ ही रहे हैं, आर डायग्राम समझ ही गए, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन एग्रीगेशन, रिलेशन क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, डोमेन क्या होता है, ट्रिब्यूट क्या होता है, टपल्स क्या होता है, फील्ड क्या होता है, की, कैंडिडेट, प्राइमरी, फॉरेन, क्वाड रो, नॉर्मलाइजेशन खत्म। आर डायग्राम या ईआर डायग्राम सर? अब ईआर डायग्राम है, वो गलती से लिखा हुआ है वो सर सिलेबस। ठीक है, यहाँ पर ई समझ लो, है ना। सर सिलेबस को ना डाल दीजिएगा ग्रुप में। तुम हमारा कॉलेज का वेबसाइट क्या है? कभी खोले हो कॉलेज का वेबसाइट? नहीं सर, क्यों? खोले खोलोगे? सर, वेबसाइट तो खोल के देखे लेकिन सिलेबस नहीं देखे। एकदम है सर, सिलेबस है सर। आईटी के बच्चा है, कैसे नहीं मिलेगा? खोजो उसको, कहाँ कहाँ से गाना खोज लेते हो, ये सब खोज लेते हो, है ना। उसमें वेबसाइट है, उसमें है। तो ये वेबसाइट में सिलेबस है, डाउनलोड सर कर। बैन उन वाला ये सब क्या? तो ये हो गया। तो हम लोग वेबसाइट नेम सर। CMS.in। ठीक है, तो वहां पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। और ये देखिए, हम लोग को सिर्फ नॉर्मलाइजेशन है, उसके बाद सिर्फ एक चीज बचा हुआ है, प्रैक्टिकल। ये देखने में लग रहा है कि ये एक लाइन का है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली भी पूरी तरह पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जो सिलेबस में है वो चीज को हम लोग कवर करेंगे, जितना हमको जानना चाहिए डीबीएमएस में उसके अनुसार पढ़ेंगे। नॉट ए सिलेबस में थोड़ा सा है तो नहीं पढ़े, उससे मतलब नहीं है। जो जो चीजें होती है हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल में। और प्रैक्टिकल में ही आपको ये चीज भी आ जाएगा, ये चीज। यहाँ पर भी ये गलत दिया है, डीडीएल होता है, तो ये डीओएल नहीं होता है। तो ये चीज और ये चीज हम लोग प्रैक्टिकली में पढ़ेंगे। श्रीकांत पूछो क्या है? सर ये पहले प्रैक्टिकल माइक ये वीडियो ऑन करो, दिखाओ, चेहरा दिखाओ। ओके सर, एक सेकेंड सर, बस होते हैं। एक सेकेंड सर। कोई पूछ रहा है स्कीम मींस रिपीट प्लीज। अब ये पूछ रहा है पीछे, पीछे वाला एक बार रिवीजन मैं करा दूंगा, है ना। रिवीजन थोड़ा सा जो नए बच्चे को करा दूंगा। स्कीम मतलब होता है स्ट्रक्चर। यस सर। सर स्कीम पूछ कहने रहे का थे मतलब कि क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग जब टेबल बनाते हैं ना, तो पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, कौन कौन सा, क्या उस टेबल का नेम होना चाहिए, कौन कौन सा कॉलम होना चाहिए, उस कॉलम का क्या क्या साइज होना चाहिए, क्या टाइप होना चाहिए। तो एक तरह से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम लोग डीबीएमएस के टर्म में स्कीम कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो दैट इज स्कीमा, दैट मीन्स स्ट्रक्चर। हाँ पूछो, क्या प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली में प्रैक्टिकल कब तक चलेगा? अगर सर एक्चुअली प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे कहाँ? अगर अब तो बस दो, हमको लग रहा है 3 क्लास में खत्म हो जाएगा ये थ्योरी पार्ट, तो प्रैक्टिकल में 2 से 3 क्लास में, हाँ। तो सर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल घर में लैब ही होगा ना। यस सर।
तो लैपटॉप पर कर लेना, सब इंस्टॉलेशन बता देंगे, क्या इंस्टॉलेशन करना है, क्या सॉफ्टवेयर रखना है, वो सारा चीजें बता देंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। और कब ठीक है। तक चलेगा सर प्रैक्टिकल, और इसके बाद एक्चुअली में सर क्या पढ़ाइएगा आप हम लोग को? देखो ना भाई, वो तुम क्यों टेंशन लेते हैं, अपने आते जाएगा तो होते जाएगा, अभी खत्म नहीं ना हुआ है। चलो ठीक है, पढ़ो। चलिए, तो हम लोग अब आते हैं किस पे, नॉर्मलाइजेशन पर आते हैं। कब खत्म होगा, क्या होगा, वो सब टेंशन क्या है, हम लोग पढ़ेंगे जब तक कि समझ में आते रहेगा, जब तक कि सिलेबस खत्म नहीं होगा, जब तक चीजों को समझ नहीं लगेंगे, काफी समय है हम लोग के पास। चलिए, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन वर्ड का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज को नॉर्मल फॉर्म में लाना। और यहां पर हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में लाने का मतलब क्या है कि हम लोग टेबल को इस तरह नॉर्मल या नॉर्मल फॉर्म में लाएं जिससे टेबल में इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन करने में आसानी हो। आप पहले टेबल एक्चुअल बनाने से पहले आप टेबल का ईआर डायग्राम बनाते हो, है ना, लॉजिकल डिजाइन बनाते हो, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल टेबल बनाते हो। सबसे पहले कहीं पर भी आपको टेबल बनाना है तो आप रोज एंड कॉलम और टेबल का नाम के बारे में सोचते हो, फिर उसको ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हो। अब ईआर डायग्राम के देख कर ही आप उसको फिर एक्चुअल टेबल में कन्वर्ट करते हो। अब जब टेबल में आपने कन्वर्ट कर दिया, ईआर डायग्राम में आपको मिला कि भाई टेबल का ये नाम है, जो एंटिटी था वो आपने टेबल का नाम रख दिया, ठीक है। और जो जो उस एंटिटी में जो जो एट्रीब्यूट्स था, उस एट्रीब्यूट्स को आप लोग कॉलम के फॉर्म में रख दिया। अब उसके बाद जब टेबल आपने बना लिया तो आप चाहते हो कि टेबल में किसी भी तरीके से मैं अगर इंसर्शन करूं, क्योंकि टेबल बनाते हैं तो ऑब्वियसली बाद में आप उसमें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड जोड़ना हमेशा पड़ता है, जोड़ते हैं टाइम टू टाइम, इंसर्ट करते हैं यानी जोड़ते हैं, अपडेट करते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं, और रिकॉर्ड को आप अपने हिसाब से डिलीट भी करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सारा काम आसानी से हो, मतलब इसमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम ना हो, जिसको हम कहते हैं कि एनोमलीज ना हो, इंसर्शन एनोमलीज ना हो, डिलीशन एनोमलीज ना हो, अपडेशन एनोमलीज ना हो। तो ये सारा प्रॉब्लम ना हो, इसका मतलब टेबल हमारा नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो टेबल आपको अननॉर्मलाइज्ड है, यानी टेबल को अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कब ऐसे होता है। आपको लग रहा होगा कि टेबल में दिया हुआ है, 5 कॉलम का नाम रखेंगे, 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड एंट्री करेंगे, और तो वो तो आसान है, वो नॉर्मलाइज्ड होगा ही होगा। उसमें इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट भी हो जाएगा, अपडेट करेंगे तो अपडेट भी हो जाएगा, डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए कि रोज मैं 10-15 रोज की बात नहीं कर रहा हूं। आपका हो सकता है लाखों रोज, 10 लाख रोज हो सकते हैं, क्योंकि आपको डेटाबेस पढ़ने का मतलब कि आपका नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा हो। एक ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं, चाहे वो इम्प्लॉई से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो उसको आप एक टेबल में किस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा कि उसमें फर्दर काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन सिखाएगा। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो अननॉर्मलाइज्ड है, उसको नॉर्मलाइज कीजिए। यानी कि आपको वर्ड मीनिंग से समझ रहा है, समझ में आ गया होगा कि टेबल को इस तरह से नॉर्मल करें कि इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है डेटाबेस का, कि डेटाबेस में रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए। रिडंडेंसी का मतलब समझते हैं आप लोग? यस सर, यस सर, डुप्लीकेसी, सर। रिपीटेशन, डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। हम पहले भी डिस्कस किए थे आप लोग से कि डुप्लीकेसी हो रहा है तो प्रॉब्लम है, डेटाबेस सही नहीं है, क्योंकि एक जगह आप अपडेट कीजिएगा, एक जगह छूट जाएगा। तो डुप्लीकेसी नहीं होना, यानी कि पूरी तरह नॉर्मलाइज होने का मतलब कि नो रिडंडेंसी। Then from minimizing redundancy from a relation or set of relation, redundancy in relation may cause insertion, deletion, updation, anomalies. Anomalies means problem.
रिडंडेंसी के चलते आपको इंसर्शन में, डिलीशन में, अपडेशन में प्रॉब्लम होगा। आप उसके रिकॉर्ड को एक जगह अपडेट, 3 जगह उसका रिकॉर्ड है, एक जगह आप अपडेट कर दिए, दूसरे जगह अपडेट नहीं हुआ, कभी आप उसको फेच किए तो आप दूसरे जगह वाला फेच कर लिए जो अपडेट नहीं हुआ था, तो आपको गलत रिकॉर्ड आपके पास आ गया। तो ये रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइजिंग द रिडंडेंसी इन रिलेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सबसे बड़ा काम करेंगे क्या, हम लोग को रिडंडेंसी को खत्म करेंगे, ठीक है। अब है नॉर्मलाइजेशन को कौन इन्वेंट किया, तो ये है एडगर वुड। आपको पहले ही बताया, इनके बारे में आपको पता चला होगा, जो जिन्होंने कॉर्ड्स 12 रूल दिया था, है ना, तो वही आपको क्या दिए थे, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस दिया था, ठीक है। तो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन दिया, और क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग फॉर्म हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म है। जैसे नॉर्मलाइजेशन के जनरली 5 फॉर्म है, अगर आप कहें तो एक्सटेंडेड में 6 फॉर्म्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, पहला है, दूसरा है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, तीसरा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, चौथा है BCNF बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, एंड पांचवा है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, और छठा है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ये एक तरह से टाइप्स कह लीजिए, है ना। तो ये 5 टाइप है, जिसमें से हम लोग को एज पर सिलेबस 4 पढ़ना है। 1NF जिसको कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 2NF जिसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और नेक्स्ट है BCNF जिसको कहते हैं बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। अब ये होता क्या है, फर्स्ट NF सेकेंड NF, क्यों ऐसे कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे आप अपने सिस्टम में नॉर्मलाइज टेबल रखेंगे, अब तो समझ में आएगा कि अननॉर्मलाइज हम लोग नहीं रखेंगे, नॉर्मलाइज टेबल रखेंगे। पहला काम है कि आपका ER डायग्राम दिया हुआ है, उसको आपने टेबल में रिप्रेजेंट किया, छोटा सा ER डायग्राम था, टेबल में उसको रिप्रेजेंट किया, कहीं डुप्लीकेसी नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो टेबल नॉर्मलाइज्ड है, आपको नॉर्मल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। अब हर एक नॉर्मल फॉर्म में, जिनका भी माइक ऑन होगा ऑफ कर लेगा, हैंड रेज करेगा, हम उनको बोलेंगे तभी अपने आप ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से फिर हम म्यूट कर देंगे सबको। तो माइक अननेसेसरी ऑन मत रखिए, हर्ष सिन्हा और माधव, है ना, माइक तभी ऑन कीजिए जब आपको क्वेश्चन पूछना है, पहले हैंड रेज कीजिए, हम बोलेंगे तब आपको करना है। तो अब क्या होता है कि अननॉर्मलाइज, आपने ER डायग्राम से टेबल बना लिया, वो नॉर्मलाइज्ड है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कभी जब ऐसा होता है कि हमने ER डायग्राम से टेबल बनाया, है ना, पहले आपने क्या किया कि ER डायग्राम बनाया, ER डायग्राम से आपने टेबल बना लिया इस तरह से, छोटा सा ER डायग्राम, और यहां पर आपने टेबल बना लिया कि ये है आपको ये ID है, नेम है, कोर्स है, इसमें ID डाल दिया 3 स्टूडेंट का, और ये नेम डाल दिया, और ये क्या डाल दिया, कोर्स डाल दिया। तो इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन है, तो खुद नॉर्मलाइज्ड है ना, सिंपल टेबल है, खुद नॉर्मलाइज्ड है। अब अगर कोई टेबल डाला, टेबल बनाया, उसके बाद देखा कि नहीं वो नॉर्मलाइज नहीं है, तो अब हम लोग चलाएंगे उस पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हम लोग हर एक नॉर्मल फॉर्म का रूल पढ़ेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, थर्ड क्या कहता है, और BCNF क्या कहता है। तो अगर टेबल बनाते ही, ER डायग्राम से टेबल बनाते ही कुछ हम लोग उसमें प्रॉब्लम देखें, तो उस पर चलाएंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर देखेंगे कि क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म चलाने से वो टेबल नॉर्मलाइज हो गया, देन ठीक है। अब अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म चलाने के बाद भी नॉर्मलाइज नहीं होगा, तो चलाएंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, उस पे जाएंगे कि वो रूल क्या कहता है, फर्स्ट से ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। तो सेकेंड नॉर्मल में भी नहीं हुआ, अगर हो गया तो टेबल कंप्लीट, फिर चलाएंगे थर्ड, फिर चलाएंगे BCNF।
यानी कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एक टेबल तभी नॉर्मलाइज्ड होगा जब चारों रूल अप्लाई करेंगे। एक टेबल तब भी नॉर्मलाइज्ड है जब बिना कोई रूल अप्लाई किए हुए, वो भी नॉर्मलाइज्ड है। हम लोग रूल तब अप्लाई करेंगे, जैसे वन एनएफ तब अप्लाई करेंगे जब टेबल अननॉर्मलाइज्ड है एकदम, तो वन एनएफ पहले चलाएंगे। और वन एनएफ से अगर नहीं हुआ नॉर्मलाइज तब टू एनएफ चलाएंगे, तब थ्री एनएफ चलाएंगे, तब बीसीएनएफ चलाएंगे, है ना। ऐसे करना है। और टू एनएफ तभी चलेगा जब आपका वन एनएफ उस पर चलाया गया। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम चला दिए क्या बीसीएनएफ और नॉर्मलाइज कर दिए, नहीं, पहले आपको वन से देखना है, वन से हो गया ठीक है, टू पर जाना है ना, तब जब वन से नहीं हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्म है, हम लोग हर एक फॉर्म में पढ़ेंगे कि क्या हर एक फॉर्म का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, वो हम लोग आगे फॉर्म में पढ़ेंगे। तो ये हो गया, यानी कि नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड फॉर मेनली टू पर्पस। द फर्स्ट पर्पस इज एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा, ठीक है, इंश्योरिंग डेटा डिपेंडेंसी मेक सेंस, यानी कि डेटा डिपेंडेंसी ऐसा नहीं हो कि हम लोग ऐसा कर दें कि पहले हम लोग बिल्डिंग नंबर ले लें और उसके बाद बिल्डिंग नेम ले लें। बिल्डिंग नंबर डिपेंडेंट है बिल्डिंग नेम पर, तो ये दिखना है कि किस पर कौन सा डिपेंडेंसी है, ये भी ध्यान देना है। और एक वैसा कॉलम होना चाहिए जो यूनिकनेस है जिसमें। तो ये तीसरा रूल आप एक लिख सकते हैं कि एक टेबल में एक कॉलम यूनिकनेस और नॉट नल वाले प्रॉपर्टीज यानी प्राइमरी की वाले प्रॉपर्टीज में होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज है वो टेबल क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, पहले रुक जाओ, यहां पर हम लोग देखेंगे थर्ड लिख रहे हैं, एटलीस्ट वन कॉलम रिप्रेजेंट यूनिक वैल्यू फॉर ऑल रिकॉर्ड, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, या टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन से अच्छा इसका नाम होगा नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, टाइप मत कह दो इसको, हम लोग इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। कि कौन कौन नॉर्मल फॉर्म्स हैं, नॉर्मल फॉर्म्स फॉर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में हम लोग का क्या आया, पहला है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1NF, सेकेंड है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड PCNF। ये हो जाएगा आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम लोग कहेंगे 2NF, और ये आ जाएगा आपको 3NF, यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और ये आ जाएगा आपको वॉइस ऑड नॉर्मल फॉर्म PCNF। इसको हम लोग बोलते हैं 3.5 नॉर्मल फॉर्म, 3.5, इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ होता है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका 4 नॉर्मल फॉर्म आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या था तुम्हारा क्वेश्चन श्रीकांत कुमार, हैंड रेज था तुम्हारा, अनम्यूट करके पूछो। सर पूछ रहे थे कि पता कैसे चलेगा कि डेटाबेस में रिडंडेंसी है। तो वो हम अगर मान लीजिए 500 टेबल है, हमारे 500 रिकॉर्ड है, तो पता कैसे चलेगा कि हमारे पास रिडंडेंसी है उस डेटाबेस में।
डेटाबेस तो हम लोग डेटाबेस देखेंगे ना। आप जो टेबल बनाएगा, यस सर। जो टेबल बना रहा है तो वो प्राइमरी की अप्लाई करेगा ना। तो जब प्राइमरी की सर मान लीजिए प्राइमरी की में अगर नहीं है, अगर किसी और टेबल में, तो सर प्राइमरी की का मेन मोटो यही है कि वो ये रहना चाहिए, यूनिक हाँ। रहना चाहिए और नॉट रहना चाहिए, तो उसमें तो एंट्री तो हम कर ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ। अब अगर बाय द वे उसमें प्राइमरी की नहीं है, कभी जब भी हो तो इसीलिए ना कर, जैसे सर। सबसे पहले हम लोग टेबल जब बनाएंगे तो टेबल बनाएंगे तो उस तरह के सिचुएशन आएगा। हम जरूरी नहीं कह रहे हैं कि हर एक टेबल में ऐसा होगा, हमने बोला ना कि कोई पहले Yes, से ही sir. नॉर्मल में होगा। अब कहीं पर उस तरह के सिचुएशन आएगा, डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है और कैसा उसका स्ट्रक्चर है टेबल का, कैसा डेटा है। अब जैसे आ जाएगा, सपोज आ जाएगा कि एक टीचर का हम बना रहे हैं, एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो अब देखेंगे ना कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या रहा है, 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो अगर उस टीचर का सब्जेक्ट कॉलम के चलते 3 बार एंट्री हो जाएगा, तो 3 बार आईडी भी उसका हो जाएगा। तो वही प्रॉब्लम है कि इसको कैसे हम दूर करेंगे। ये हम लोग सिचुएशन देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में आ सकता है। पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में देखेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, है ना। उसके बाद फिर देखेंगे कि 1NF क्या कहता है, तब ना समझेंगे। हमने तो ये भी बोल रहा है कि अगर नहीं आपके टेबल में सब प्राइमरी की नहीं है तो उस पर नॉर्मलाइजेशन चलाने की जरूरत नहीं है। ये तो कह रहा है कि ये प्रॉब्लम होगा तो आप कैसे हैंडल कीजिएगा। 1NF 2NF कहता है। रिडंडेंसी अगर आएगा तो हम हैंडल कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इस चीज को बता रहा है, इस चीज को बता रहा है। रिडंडेंसी तो आपको रखना ही नहीं है, उसको हैंडल कैसे करेंगे इस चीज को ये बता रहा है। और इसके थ्रू हम लोग ये करेंगे कि किसमें कौन सा आपको फॉर्म लगाएंगे तो वो देखेंगे। तो अभी हम लोग के पास उस तरह के सिचुएशन, हम सिचुएशन देंगे एक टेबल का कि देखो ये टेबल में किस प्रॉब्लम के चलते रिडंडेंसी आ रहा है ना। तो वो टेबल के ऊपर निर्भर करेगा। हमने अभी बनाया ना छोटा सा टेबल, उसमें क्या रिडंडेंसी है, तो खुद नॉर्मलाइज है, कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं, कोई नॉर्मलाइजेशन बिना पढ़े हुए वो नॉर्मल है ना। लेकिन हमारे पास आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके नहीं चल सकते ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक तरह के डेटा हो सकता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, वो सिचुएशन वहां पर आ जाएगा। तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, वो डिपेंड करेगा टेबल पर कि टेबल क्या है। तो उस तरह के टेबल मैं बताऊंगा, बनाऊंगा, जो आपको बताएगा कि कैसे आप खुद कहिएगा कि सर इसमें हम लोग क्या करें, कैसे नॉर्मल करें, क्योंकि मेरा डेटा इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो 3 हैंड रेज है। अब हम हैंड रेज पहले एक है, श्रीकांत लो करो। अंशु कुमार क्वेश्चन पूछो, क्या है तुम्हारा। सर एनोमलाइज का मतलब? एनोमलीज का मतलब होता है प्रॉब्लम, है ना। और जैसे हम लोग डेटाबेस पर काम करते हैं ना, डेटाबेस बना देते हो तो आपको 3 काम तो हमेशा रहेगा ना, इंसर्ट करना। एक बार फाइनल इंसर्ट कोई चीज नहीं ना करोगे, टाइम टू टाइम इंसर्ट करना होगा उसमें, टाइम टू टाइम चीजों को अपडेट करना होगा, टाइम टू टाइम डिलीट करना होगा चीजों को। तो ये अगर इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन में किसी तरह के प्रॉब्लम हो रहा है तो दैट मींस इसको कहते हैं इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज एंड अपडेशन एनोमलीज। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हैंड डाउन कर लो। अब है ब्रजेश। सर नीचे जो Yes, sir. 3.5 वो फॉर्मल है। ब्रजेश खाली करेगा, ब्रजेश। सर हेलो। ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो थर्ड पर्पस है सर, हाँ। एटलीस्ट वन कॉलम रिप्रेजेंट यूनिक वैल्यू फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। हाँ हाँ यानी सर एक टेबल में कम से कम एक प्राइमरी की यानी की हाँ। एट्रीब्यूट होना चाहिए। यस यस यस, उसके बिना तो फिर सर, टेबल। हाँ सर थोड़ा ये कंफ्यूजन है सर, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है सर। तो वो तो एक चीज और ना बताए थे कि हो क्या? सकता है कि कभी कभी ये भी सिचुएशन हो सकता है कि आपका कोई टेबल में कोई भी कॉलम प्राइमरी की लायक नहीं है, तो सर तो इसी उसको हम पर लोग अभी कहते भी हैं, बताएं सर आप। उसको कहते हैं हम लोग वीक एंटिटी। और वीक एंटिटी ऑलवेज डिपेंडेंट होता है किस पर, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर। तो Yes, sir. एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा, एक स्ट्रॉन्ग वाला टेबल होगा और उस टेबल से वो जरूर रिलेटेड होगा। लेकिन सर जो अभी ये तो वो मल्टी वैल्यूड, सिचुएशन है, वो तो मल्टी वैल्यूड में हम बताएं कि सिचुएशन में हो सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग टेबल होगा। किसका होगा, तो आईडी स्टूडेंट का टेबल होगा। एक टेबल किसका होगा, स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट कर रहा है, और एक टेबल किसका होगा, टीचर का जो प्रोजेक्ट करवा रहा है। तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी होगा, यस सर है ना। डेफिनेटली। अब पता करेंगे कि जैसे बाय द वे इस टेबल में अगर आ जाओ तो इस टेबल में हम लोग को पता करना होगा, जैसे इसकी बात तुम कर रहे हो। यस सर, उसी में तो कंफ्यूजन हुआ अभी सर। अभी 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 अभी
ये एक तरह से अगर मैं इसको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन नाम दूं इस टेबल का, तो ये टेबल आपका कोई प्राइमरी की नहीं रख रहा है, यानी कि वीक एंटिटी है। ये सिचुएशन हो सकता है, और ये वीक एंटिटी हमेशा किसी न किसी स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड होता है। अब एक टेबल क्या होगा, स्टूडेंट आईडी नाम का होगा, ठीक है, स्टूडेंट नाम का होगा, और एक टेबल क्या होगा, कोऑर्डिनेटर का होगा। तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी होगा, है ना, और स्टूडेंट टेबल इससे क्या होगा, रिलेटेड होगा, किससे, इससे, और कोऑर्डिनेटर टेबल भी क्या होगा, ए रिलेटेड होगा। तो वीक हो सकता है, लेकिन वीक एक दूसरे स्ट्रॉन्ग पर क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए। तो वो लेकिन सर इसमें नहीं था ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो नहीं था, तो ये तो इसके लिए अब इसके में हमको स्टूडेंट भी बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ तो गया। समझ रहे ना। यस। तो ये था। अब और कोई प्रॉब्लम है इसमें, अब हम लोग एक एक करके सीखेंगे। मैं ये नोट्स आपको दूंगा। अब इस नोट्स के बारे में थोड़ा मेरे पास लिखा हुआ नोट्स है, इसको भी आप देख लीजिएगा, पिछली बार पढ़ाए थे तो इसमें भी नोट्स में दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन, और टेबल हम लोग के पास बना हुआ, टेबल में सिचुएशन देखेंगे, और सिचुएशन के हम लोग 1F, अब ए टेबल इज इन 1F फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल सेल हैव एटॉमिक, ये कहता है। अब ये सब अगले क्लास में हम लोगों ने पढ़ेंगे, कैसे एटॉमिक है, क्या करना है। तो ये सारा नॉर्मलाइजेशन पढ़ाएंगे कि कैसे होगा, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है।